तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी का। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए और बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वन शॉट के अंदर आपके इस पूरे सब्जेक्ट को जड़ से ख़त्म कर देंगे। और आज की इस वीडियो में हमने कवर करे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ सारी शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करी है। और वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो आप अपने पेपर में 100% पास हो। आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं, इनकी कैटेगरी थोड़ी सी कम होती है। और सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग होते हैं, और इनकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से आधे या फिर 1 घंटे पहले देख रहे होते हैं, रास्ते में जाते हुए देख रहे होते हैं, पेपर से 10-15 मिनट पहले देख रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग बच्चे होते हैं। तो आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के अंदर मेनली आपकी 2 इकाई है, ठीक है। पहली इकाई का आपका नाम है रचनात्मक लेखन का स्वरूप। इस इकाई के अंदर मेनली आपके 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में आपको बताया गया है रचनात्मक लेखन के अर्थ, महत्व और विविध रूप के बारे में। दूसरे चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन के बारे में। दूसरी इकाई का हमारा नाम है विविध माध्यम के लिए रचनात्मक। इस इकाई के अंदर भी आपके मेनली 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन, ठीक है। और दूसरा हमारा चैप्टर है विज्ञापन लेखन। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बारंबार रिपीट करते हैं उन क्वेश्चंस को कवर्ड करा है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कुछ इस तरीके से भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है ये क्वेश्चन। रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं, और कुछ इस तरीके से भी आपको ये पेपर में देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। रचनात्मक लेखन एक ऐसा लेखन है जहां आप अपनी कल्पना, भावनाएं और विचारों को आज़ादी से व्यक्त करते हैं। तो रचनात्मक लेखन के द्वारा ना हम अपनी भावनाएं, कल्पनाएं और विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। इसमें नियमों और तथ्यों की पाबंदी कम होती है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं होती हमारे ऊपर कि हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। हम अपने अकॉर्डिंग रचनात्मक लेखन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जो इसका मुख्य मकसद होता है वो क्या होता है, मनोरंजन करना, लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें प्रेरित करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या भावनाओं को जगाना, उनके अंदर किसी चीज़ के प्रति भावना को जगाना, ठीक है। तो ये सारा मकसद होता है किसका, रचनात्मक लेखन का। अगर हम सीधे शब्दों में समझे कि जो रचनात्मक लेखन है उसका क्या मतलब होता है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अपनी सोच को पंख देना, ठीक है। तो रचनात्मक लेखन के द्वारा हम अपनी सोच को पंख दे सकते हैं। जो मन में आए उसे अपने तरह से लिखना। तो इसके थ्रू हमारे मन में जो भी आ रहा है ना, हम उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कहानी बुनना। तो रचनात्मक लेखन के अंदर हम क्या बुनते हैं, कहानियाँ बुनते हैं, ठीक है। जैसे कविता, नाटक, उपन्यास या कुछ भी ऐसा लिखना जो लोगों को पसंद आए। तो ये सारी चीज़ हमारी किसके अंदर आ जाती है, रचनात्मक लेखन के अंदर, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है शब्दों से जादू करना। ऐसे शब्द चुनना और इस तरह से उन्हें पिरोना कि पढ़ने वाला कुछ महसूस करे। तो बेसिकली रचनात्मक लेखन के अंदर हम व्यक्तियों के ऊपर ना, जो लोग हमारे उस लेखन को पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, शब्दों का जादू कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो जितनी हमारी स्टोरी को पढ़ते जाएंगे ना उन्हें और इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम उनके ऊपर शब्दों का क्या कर देते हैं, जादू कर देते हैं, ठीक है। और स्टोरी में उनका पढ़ने के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वो इस तरीके से हमारी पूरी कहानी को पढ़ते हैं, तो वो शब्दों का जादू ही तो हो जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है व्यक्तिगत अंदाज। हर लेखक की अपनी एक शैली होती है जो उसके लेखन को खास बनाती है। अब सिंपल सी बात है, हर एक जो हमारा लेखक होता है उसका जो लिखने का तरीका होता है वो बेसिकली अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबका जो व्यक्तिगत अंदाज होता है वो विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यह सामान्य रिपोर्ट लिखने या किसी जानकारी को सीधे सीधे बताने से अलग है। तो रचनात्मक लेखन का मतलब ये नहीं है कि हम जो चीज़ें हैं उन्हें एकदम सीधे सीधे वे में बता दें। अगर हम सीधे सीधे तरीके से सारी चीज़ों को बता देंगे तो लोगों को तो मनोरंजन आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब उनका तो मनोरंजन होगा नहीं, उन्हें तो वो चीज़ें अच्छी लगेगी नहीं, आकर्षित नहीं लगेंगी, तो वो पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। रचनात्मक लेखन में व्यक्तिगत अनुभव, इसमें हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। अवलोकन और कल्पना का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया या नए विचार पैदा किया जाता है, ठीक है। तो रचनात्मक लेखन के अंदर हम अपनी कल्पना, अपने अनुभव, ठीक है, अपनी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उनका उपयोग करके एक नई दुनिया बनाते हैं, एक मतलब आकर्षित स्टोरी बनाएंगे जिसे लोग पढ़े ज़्यादा और उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। तो इसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक लेखन कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रचनात्मक लेखन में स्वानुभव की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब रचनात्मक लेखन के अंदर जो हमारा स्वानुभव है वो क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके आंसर को देखते हैं। रचनात्मक लेखन में अपने अनुभव, स्वानुभव बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो रचनात्मक लेखन के अंदर जो हमारा स्वानुभव है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और स्वानुभव को ना अनुभव भी कहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है, जिनसे आपकी कहानियाँ, कविता और दूसरे लेखन पनपते हैं, ठीक है। तो लेखक के पास अगर अनुभव होगा तभी तो वो कहानियाँ लिख पाएगा, तभी तो वो कविताएं लिख पाएगा। तो अनुभव के माध्यम से तरह तरह की कहानियाँ और कविता और अलग अलग तरह की चीज़ें पनपती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा स्वानुभव है वो क्यों ज़रूरी होता है। मतलब लेखक के लिए जो अनुभव है, रचनात्मक लेखन के अंदर जो अनुभव है वो क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है असलीपन आता है। जब आप अपने अनुभव से लिखते हैं तो आपकी बातें सच्ची और दिल को छूने वाली लगती है। तो सिंपल सी बात है, जब जो हमारा लेखक है वो अपने अनुभव से सारी कविताएं और कहानी लिखेगा तो जो बातें हैं ना वो सच्ची लगेंगी, ठीक है, और लोगों के जो दिलों को छू जाएंगी। पाठक को महसूस होता है कि लेखक ने इसे जिया है, सिर्फ कल्पना नहीं की। इससे लेखन में एक खास गहराई और विश्वसनीयता आ जाती है। अब जो लोग भी उसे पढ़ रहे होते हैं कहानी को या फिर कविताओं को, तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि जो लेखक है ना उसने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर जिया है, तभी तो डिस्कस करा है स्टोरी और कविता के अंदर, ठीक है। ये खाली काल्पनिक नहीं है, तो एकदम वो ओरिजिनल हो जाती है और एकदम रियलिस्टिक हो जाती है हमारी, अगर हम उसके अंदर अनुभव का उपयोग करते हैं। किसके अंदर, रचनात्मक लेखन के अंदर। और रचनात्मक लेखन का मतलब क्या होता है, कविता, कहानियाँ, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है भावनाएं जुड़ती है। आपने जो महसूस किया है वही भावनाएं आप अपने लेखन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो लोगों की भावना जोड़ने में भी सहायता करता है अनुभव। तो लेखक ने जो भी चीज़ें अनुभव करी है ना वो अपने लेखन के अंदर डाल सकता है, मतलब अपनी कविता और कहानियों के अंदर डाल सकता है। जैसे खुशी, गम, डर, ये सारी हमारी भावनाएं तो हैं, गुस्सा, प्यार, ठीक है। ये सब भावनाएं आपके स्वानुभव से आती है और पाठक भी उनसे आसानी से जुड़ पाता है। तो ये जो ये सारी चीज़ें होती है हमारी, वो किससे आती है, वो हमारी अनुभव से आती है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति हमारी कहानियों को पढ़ रहा होता है वो भी इससे आसानी से जुड़ पाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कल्पना को आधार मिलता है, ठीक है। तो अनुभव से जो हमारी कहानी होती है उनके अंदर जो कल्पना करी गई है ना उन्हें भी एक तरीके से क्या मिलता है, आधार मिलता है। चलिए इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भले ही आप
कोई काल्पनिक कहानी लिख रहे हो, लेकिन उसके किरदार के हाव भाव, उनके फैसले या माहौल का वर्णन अक्सर आपके दुख सुने और अनुभव किए हुए से ही आता है। स्वानुभव कल्पना को एक ठोस जमीन देता है। तो अगर जैसे हमारा जो लेखक है, ठीक है, उसने एक कविता लिखी, कविता के अंदर उसने सारी बातें काल्पनिक लिखी, ठीक है, लेकिन जो उसके करैक्टर है कविता के अंदर, उनके बीच के अंदर जो चीज़ें चल रही है, जो माहौल है, उसके अंदर जो मेनली चीज़ें हैं ना, वो जो लेखक है वो अपने अनुभव से लिखेगा। मतलब जो भी उसने अपनी रियल लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ना, वो उन सारी चीज़ों को लिखेगा। उससे क्या मिलता है, जो हमारी कहानी मिलती है ना, जो हमारी कहानी होती है मेनली, उसे एक तरीके से आधार मिलता है, लोग उसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं। ठीक है, जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ में जो चीज़ें होती है वो सारी काल्पनिक होती है, लेकिन जो मूवी के कैरेक्टर के बीच चीज़ें चलती है वो सारी एक्सपीरियंस होके लिखी जाती है। मतलब लेखक ऐसे लिखता है जैसे आपकी चीज़ें लाइफ में चल रही हो। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है विवरण। विवरण का मतलब होता है डिटेल। विवरण बेहतर होते हैं अगर हम चीज़ें अनुभव से लिखते हैं, तो हम चीज़ों को ना डिटेल वे में लिखते हैं। ठीक है, आपने किसी जगह को देखा, किसी खुशबू को सूंघा, किसी आवाज़ को सुना, ये सब छोटे छोटे विवरण आपके लेखन को बहुत जीवंत बना देते हैं। पाठक को लगता है कि वे भी उसी जगह मौजूद है या उसी चीज़ को महसूस कर रहा है। तो अगर आप अपनी अनुभव से जो भी, जैसे आपने एक कहानी लिखी और उस कहानी के अंदर आपने किसी जगह का विवरण करा, मतलब किसी जगह के बारे में बताया, जैसे शिमला के बारे में बताया, तो शिमला की हर एक छोटी छोटी चीज़ के अगर आप बारे में बता रहे हो ना, तो जो भी आपकी कविता को पढ़ेगा उसे ना वो चीज़ें ऐसी लगेंगी कि वो शिमला के अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, वो उस जगह को आपकी कहानी के माध्यम से महसूस कर पाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट है जो कि बताते हैं हमें कि जो रचनात्मक लेखन है उसके अंदर स्वानुभव क्यों ज़रूरी होता है। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो आपको रचनात्मक लेखन के अलग अलग रूपों के बारे में बताना है। ठीक है, रचनात्मक लेखन के कई रूप हैं। ठीक है, जिनमें से हर एक का अपना मकसद और शैली होती है। यहाँ कुछ प्रमुख रूपों का संक्षिप्त वर्णन दिया है। तो जो हमारा रचनात्मक लेखन है उसके मेनली अलग अलग तरीके के रूप होते हैं। हमने कुछ रूपों के बारे में इस आंसर के अंदर डिस्कस करा है। तो चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट रूप को देखते हैं, कहानी लेखन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोरी राइटिंग। इसमें पात्रों, घटनाओं के क्रम और संघर्ष या समाधान के साथ एक कथा बुनी जाती है। इसके तहत उपन्यास, लघु कथाएं और नॉवलेट आते हैं। तो कहानी लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग को तो आपको पता ही होगी। इसमें दो कैरेक्टर के बीच जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट ले लिया जाता है, कोई भी एक सिचुएशन ले ली जाती है और उसके ऊपर ये कहानी बुनी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोरी राइटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है पोइट्री राइटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं कविता लेखन। ठीक है, कविताएं भावनाओं और विचारों को लय, छंद और कल्पनात्मक भाषा का प्रयोग करके व्यक्त करती है। इसमें तुकबंदी हो सकती है या नहीं भी। तो जो हमारी कविता होती है वो मेनली जो लेखक के भावों और विचारों को प्रकट करती है। और कविता तो आपने अपनी बुक्स के अंदर देखी होंगी। ठीक है, तो वो भी जो कविताएं होती है ना हमारी, वो अलग अलग भाषा शैली में भी लिखी जाती है। सभी जो हमारे लेखक होते हैं उनके कविता लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो कविता लेखन होता है वो भी किसका पार्ट होता है, रचनात्मक लेखन का पार्ट होता है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है नाटक। नाटक को कहते हैं प्ले राइटिंग। ठीक है, जैसे कोई भी नाटक होता है तो उसकी जो स्क्रिप्ट है उसे भी तो लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं नाटक। इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह संवादों और दृश्यों के माध्यम से एक कहानी होती है जिसमें मंच नाटक या कैमरे के लिए लिखा जाता है। तो नाटक के लिए हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, मतलब बातचीत होती है एक तरीके से। ठीक है, तो वो हमारा संवाद होता है एक तरीके से। तो उस
को स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है और अलग अलग दृश्य के माध्यम से उसे किसी मंच पर दिखाया जाता है या फिर कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है आत्मकथा लेखन। ठीक है। तो आत्मकथा लेखन को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या आता है। यह लेखक के अपने जीवन के अनुभवों, यादों या किसी खास अवधि पर आधारित व्यक्तिगत कथा होती है। तो आत्मकथा लेखन के अंदर मेनली क्या होता है, जो भी हमारा लेखक है, ठीक है, उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो भी अनुभव करा है या फिर किसी भी चीज़ की यादें, ठीक है, पर जो भी आधारित चीज़ें होती है ना, जैसे उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या एक्सपीरियंस करा है, उसकी कोई मेमोरी रही हो अपनी पूरी लाइफ के अंदर, तो उसके ऊपर ही बेस्ड वो कोई कथा लिख देता है, मतलब एक कहानी लिख देता है, उसे ही क्या कहते हैं, आत्मकथा लेखन कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवल राइटिंग। जैसे आप कहीं भी घूमने गए, आपने उसके ऊपर एक कहानी लिख दी, उसे हम ट्रैवल राइटिंग बोल देंगे। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, इसमें किसी यात्रा के अनुभवों, देखे गए स्थानों और व्यक्तिगत भावनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे आप कहीं भी घूमने गए ना, तो आपका अनुभव कैसा रहा, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर लिख देते हो। आपने जो जो स्थान देखे आप उसके बारे में लिख दोगे। आप जिन जिन लोगों से मिले आप उनके बारे में लिख दोगे। ठीक है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आ जाता है ब्लॉग लेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग व्यक्तिगत विचारों, अनुभव या किसी विशेष विषय पर लिखे गए अनौपचारिक और संवादात्मक लेख होते हैं। तो ब्लॉग एक तरीके से किसी एक विषय पर लिखा जाता है। ये नहीं हम किसी भी चीज़ पर लिख दे, कोई भी हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप उसके ऊपर अपने अनुभव और अपने विचारों को प्रकट कर देते हो, उसे क्या कहते हैं, हम ब्लॉग लेखन कहते हैं। ठीक है। सेवंथ हमारा पॉइंट है गीत लेखन। गीत लेखन को इंग्लिश में कहते हैं हम सॉन्ग राइटिंग। यह कविता और संगीत का मिश्रण होता है, मतलब कविता और संगीत को आपस में मिला दो ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, गीत लेखन हो जाता है, जहाँ शब्दों को एक निश्चित धुन और ताल के साथ पिरोया जाता है। तो शब्दों को एक धुन और ताल के साथ आपस में मिला के क्या बनता है, हमारा गीत लेखन बनता है। और ये किस चीज़ का मिश्रण होता है, ये होता है हमारा कविता और संगीत का मिश्रण। ठीक है। जिन भी नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो मेनली कितने रुपीज़ में, 29 रुपीज़ में। और इतना कम अमाउंट रखने का जो मेन हमारा रीज़न है वो ये है कि सभी बच्चे नोट्स को परचेज करके अपनी जो रिवीजन है वो एक अच्छे लेवल तक कर सके, सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सके, सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद कर सके। ठीक है। और नोट्स को परचेज कर सके। तो आप इन नोट्स को परचेज करो, अपनी रिवीजन अच्छे से करो, क्योंकि यार 29 रुपीज़ में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो 100%, तो वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मेनली नोट्स को परचेज करना है और अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ करना है और अच्छे से सारी चीज़ों को याद करना है और पेपर में फोड़। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? टेलीविज़न के लिए रचनात्मक लेखन करते हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बताना है कि जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपको क्वेश्चन बताना है कि जब आप टेलीविज़न के लिए रचनात्मक लेखन लिखते हैं ना, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जनसंचार माध्यम, तो जनसंचार माध्यम का मतलब इंग्लिश में होता है मास मीडिया। ऐसा साधन है जिनके जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी, मनोरंजन या संदेश पहुंचाया जाता है। तो जनसंचार का मतलब होता है मास मीडिया, और मीडिया का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मीडिया के जरिए ना हम एक बार में काफ़ी ज़्यादा लोगों तक अपना जो संदेश है, अपनी जो जानकारी है, अपनी जो मनोरंजन है, इन सारी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। इसमें एक ही समय में लाखों करोड़ों लोग एक ही साथ किसी चीज़ को देख, सुन या पढ़ सकते हैं। तो जनसंचार माध्यम के द्वारा एक ही बार में, एक ही समय के अंदर जो करोड़ों लाखों लोग हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सुन या फिर देख सकते हैं। ठीक है।
इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे टेलीविज़न, तो टेलीविज़न पर जैसे न्यूज़ आती है तो एक बार में उस न्यूज़ को कितने करोड़ों और लाखों लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों और लाखों लोग देखते हैं ना। रेडियो पर अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसे लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अखबार भी हमारे एक ही बार छपते हैं ना, और उन्हें हमारे लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर भी कोई भी अगर जो सूचना है, कोई भी संदेश है या फिर कोई भी मनोरंजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी हमारी लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो किसी भी की, ठीक है, किसी भी बड़े क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो तो आप उस पर व्यू देखते होंगे, जैसे 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। तो वो वीडियो तो एक ही बार रिकॉर्ड करी गई है, लेकिन एक बार रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, ठीक है। और लास्ट हमारा एग्जांपल क्या है, सोशल मीडिया। तो मास मीडिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आज की डेट में सारे जो व्यक्ति है, सारे जो लोग हैं, वो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारी मास मीडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न के लिए रचनात्मक लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम टेलीविज़न के लिए रचनात्मक लेखन लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसके लिए रचनात्मक लेखन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट पढ़ने से पहले ये हम दूसरी लाइन भी समझ लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जो हमारा टेलीविज़न है ना, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जब भी हम उसके लिए रचनात्मक लेखन लिखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है दृश्य पर जोर, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखे ऐसा कि पढ़ने वालों को वो चीज़ दिखाई दे। मतलब हमें रचनात्मक लेखन में ऐसा लिखना है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो उस चीज़ को निभाने वाला है ना, तो पढ़ते ही उसे वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए और वो उस सारी चीज़ों को एनालाइज कर ले, ठीक है। शब्दों से ऐसे चित्र बनाए जो कैमरे में कैद हो सके, हर दृश्य और एक्शन का वर्णन करें। तो जब भी हम रचनात्मक लेखन लिख रहे हैं टेलीविज़न के लिए, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ों का वर्णन करना है हमें, तभी तो हम टेलीविज़न पे उस चीज़ को दर्शा पाएंगे, तभी तो जो हमारे कैरेक्टर है वो उस चीज़ की एक्टिंग कर पाएंगे। एक्टिंग कब कर पाएंगे, जब उन्हें जो स्क्रिप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है संवाद छोटे और प्रभावी। जो हमारी बातचीत है ना कैरेक्टर्स के बीच में, वो छोटी होनी चाहिए लेकिन प्रभावी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं खींचनी हमें, बातें छोटी हो लेकिन प्रभावी हो, मतलब अट्रैक्टिव हो, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टेलीविज़न पर लोग सुनते भी हैं, ठीक है, इसलिए संवाद मतलब डायलॉग जो हमारे होते हैं छोटे, सहज और प्रभावशाली होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। वह कहानी को आगे बढ़ाए और पात्रों की भावनाएं दिखाए। जो हमारे संवाद है वो क्या काम करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। अनावश्यक और लंबे संवादों से बचे। मेनली हमें जब भी हम रचनात्मक लेखन लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं टेलीविज़न के लिए, तो हमें लंबे लंबे संवाद नहीं लिखने, लंबी लंबी बातचीत नहीं करनी, ठीक है। छोटी रखनी है, सहज रखनी है और प्रभावी रखनी है, और लंबे लंबे संवादों से क्या करना है, बचना है, ठीक है, क्योंकि वो अनावश्यक होता है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है समय का ध्यान, ठीक है। तो समय तो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं। टेलीविज़न कार्यक्रम एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है, इसलिए लेखन को समय सीमा के भीतर रखना ज़रूरी है। हर दृश्य का संभावित समय भी ध्यान में रखें। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। तो जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो टेलीविज़न के लिए, रचनात्मक लेखन लिख रहे हो टेलीविज़न के लिए, तो समय का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी आपको समय दिया गया है उस समय के भीतर आपको उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सरल भाषा। जो भी आप रचनात्मक लेखन लिख रहे हो टेलीविज़न के लिए, उसकी जो भाषा है ना वो काफ़ी ज़्यादा सरल और सहज होनी चाहिए, ताकि पात्रों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी व्यक्ति टेलीविज़न के जरिए उन चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है, उसे वो एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। उसे वो कठिन ना लगे, क्योंकि अगर उसे वो कठिन लगेगी तो वो उस चीज़ों को ना ही देखेगा और ना ही सुनेगा। अगला हमारा पॉइंट है चरित्र और भावनाएं, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पात्रों को जीवंत बनाएं, उनके हाव भाव, क्रियाएं और भावनाएं लेखन में स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दर्शक उनसे जुड़ सके। तो जो भी हमारे कैरेक्टर है, ठीक है, तो ऐसी आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। जो भी हमारे कैरेक्टर है, जिन्हें जो हमारी पब्लिक होती है वो टेलीविज़न के थ्रू देखती है, उनकी जो भावनाएं हैं ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर रियलिस्टिक होगी, सारी चीज़ें एकदम ओरिजिनल होगी, तो लोग ना उससे जुड़ पाएंगे, अपने आप को उससे लिंक कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है गति। कहानी की गति बनाए रखे, कभी धीमी कभी तेज, ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी है, जो भी आपने रचनात्मक लेखन लिखा है टेलीविज़न के लिए, उसके अंदर जो आपको गति है ना वो कभी तो धीमी रखनी है और कभी क्या करनी है, कभी तेज रखनी है। एक ही स्पीड नहीं रखनी, क्योंकि अगर एक ही स्पीड आप रखोगे तो जो हमारे लोग बाग है, जो भी टेलीविज़न के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, वो बोर हो जाते हैं। जैसे आप सीरियल का एग्जांपल ले लो। सीरियल के अंदर वैसे तो सारी चीज़ें नॉर्मली आराम से चल रही होती है, मतलब एक जो हमारा नॉर्मल स्पीड होती है उसमें चल रही होती है, ठीक है, थोड़ी तेज़ी से चल रही होती है। लेकिन जब भी कोई क्लाइमैक्स का टाइम आता है, ठीक है, तो चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया जाता है। जैसे सीरियल का एग्जांपल ले, जब भी कोई राज खुलने वाला होता है तो एकदम से ऐड आ जाती है, तो लोगों की ना एक तरीके से अट्रैक्टिवनेस उसके प्रति बढ़ जाती है, तो लोग उसे ना छोड़ते नहीं है, सीरियल को पूरा देख के ख़त्म करते हैं। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही रचनात्मक लेखन में चीज़ें करनी है, कभी तेज और कभी धीमी। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, समीक्षा कीजिए। तो आज की डेट के अंदर जो हमारी मास मीडिया है, ठीक है, जो हमारी मीडिया है वो हिंदी लैंग्वेज का विकास किस तरीके से कर रही है, तो वो आपको पॉइंट्स के थ्रू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, समीक्षा, ठीक है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो सिंपल सी बात है, ये कथन जो हमारी ये स्टेटमेंट है एकदम राइट है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम मतलब मास मीडिया हिंदी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। चलिए अब उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनके थ्रू हमें पता लगेगा कि जो हमारी मास मीडिया है वो हिंदी के विकास में कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर कैसे अपनी भूमिका निभा रही है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्यापक पहुंच। टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है, रेडियो और डिजिटल पत्रिकाएं हिंदी को देश विदेश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा रही है। इससे हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जो हमारे टेलीविज़न है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमारी न्यूज़ आती है, ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इनके थ्रू ना जो हमारी हिंदी भाषा है वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है, देश विदेशों तक पहुंच रही है। अब जो भी हमारी हिंदी भाषा को टेलीविज़न के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेगा तो उसे वो समझनी भी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं तो उसे समझ कैसे आएगी कि चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू ही जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है ना उसका विकास हो रहा है, क्योंकि उसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ रही है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है रोजमर्रा की भाषा। सीरियल, फिल्में, समाचार और विज्ञापन हिंदी को लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बना रहे हैं, जिससे यह और अधिक जीवंत हो रही है। तो आज की डेट में, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें आती है
हमारी फिल्में, हमारे जितने भी सीरियल हैं, ठीक है, हमारे जितने भी समाचार हैं, हमारे जितने भी विज्ञापन है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है, वो सारी किस भाषा के अंदर करे जाते हैं? वो हमारी हिंदी भाषा के अंदर करे जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो हिंदी भाषा है वो हमारी डेली की भाषा है, ठीक है। हर चीज़ के अंदर हमें हिंदी भाषा देखने के लिए मिलती है। थर्ड हमारा पॉइंट है सरलीकरण और आधुनिकरण। माध्यमों की ज़रूरतों के हिसाब से हिंदी की सरलीकरण हो रहा है और नए तकनीकी व आधुनिक शब्दों की भी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो आज की डेट में क्या करा जा रहा है, जो हमारी हिंदी भाषा है ना, उसके अंदर नए नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, और जो हिंदी है वो भी वर्ल्ड वाइड बोलने वाली एक लैंग्वेज बनती जा रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो हमारे फॉरेन के लोग हैं वो भी हिंदी भाषा बोलना स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी सीख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है रोजगार के अवसर। जनसंचार माध्यम ने हिंदी लेखकों, पत्रकारों, एकांकरों और सामग्री निर्माताओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे हिंदी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। तो आज की डेट में जो हमारा देश है उसके अंदर जो हिंदी को बोलते हैं, जिन्हें हिंदी की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, उनके लिए जो नौकरी की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे कि जो हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर जो लोग बाग हैं उनकी रुचियाँ बढ़ रही है, उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एक जरिया है जिसके थ्रू जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास हो रहा है, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है वैश्विक पहचान। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी सामग्री वैश्विक स्तर पर देखी और सुनी जा रही है, जिससे हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में पहचान मिल रही है। तो जो भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू जो हमारी हिंदी भाषा है ना वो वर्ल्ड वाइड देखी और सुनी जा रही है, जिसके थ्रू इसे पूरे संसार के अंदर एक नई पहचान मिल रही है। हमारा क्वेश्चन है रेडियो के लिए विज्ञापन लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिस्क्राइब करना है उन बातों को, जब हम रेडियो के लिए विज्ञापन लिखते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी वो बातें हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। रेडियो एक सिर्फ सुनने वाला माध्यम है। इसका मतलब है कि आप जो भी संदेश देना चाहते हो वह केवल आवाज़, संगीत और ध्वनि प्रभावों के जरिए ही पहुंचाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो रेडियो है ना उसमें हम कुछ देख तो सकते ही नहीं है, ठीक है, खाली जो पब्लिक है वो रेडियो को सुन सकती है, ठीक है। तो हमें जो भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना है ना वो केवल आवाज़, संगीत और ध्वनि, इन तीनों के माध्यम से ही हम लोगों तक जुड़ सकते हैं, और इन तीनों चीज़ों के माध्यम से ही हम लोगों तक अपना क्या पहुंचा सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए रेडियो के लिए विज्ञापन लिखते समय कुछ बातों खास ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें काफ़ी ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए जब हम रेडियो के लिए विज्ञापन लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी है कल्पना जगाएं, ठीक है, इंग्लिश में कहे तो इसे इमेजिन, ठीक है। तो हमें लोगों के अंदर ना इमेजिनेशन जगानी है कि लोग जो हम संदेश दे रहे हैं ना वो उस चीज़ को सुनकर ही उसे इमेजिन कर सकें, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि कोई तस्वीर नहीं होती, आपके शब्द ही श्रोता के मन में तस्वीर बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब रेडियो के अंदर कोई दृश्य दिखाने के लिए कोई तस्वीर तो होती नहीं है, खाली हम उसे सुन सकते हैं। तो हमारे शब्द ही ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिनके थ्रू वो अपने मन में उस चीज़ के परछाई बना सके, उस चीज़ का चित्र बना सके, मतलब उन चीज़ों को सुन के ही इमेजिन कर सके। ऐसा लिखे जिससे श्रोता आपके उत्पाद या सेवा को अपनी कल्पना में देख सके। हमें विज्ञापन ऐसा लिखना है कि सामने वाला रेडियो के माध्यम से सुन के ही ना उस चीज़ को अपनी कल्पना के अंदर इमेजिन कर सके, मतलब अपनी कल्पना की तरह उसे अपने मन में सोच सके, उसे महसूस कर सके, ठीक है। उदाहरण के लिए ताज़ी गरम गरम चाय की महक,
जैसे ये शब्द है हमारा, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर ताज़ी गरम गरम चाय की महक, तो इस सेंटेंस को सुन के आपके मन में इमेजिनेशन आ रही है ना, तो हमें विज्ञापन कुछ इस तरीके का ही लिखना है, ठीक है। सुनकर लोग चाय की कल्पना करेंगे, तो अगर हम विज्ञापन के अंदर कुछ इस तरीके का सेंटेंस डालेंगे तो ऐसे लग रहा है ना जो चाय है वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो लोगों को इस सेंटेंस को मतलब सुनने के बाद लोग चाय के बारे में अपने मन में सोचेंगे कि चाय की महक आ रही है, ठीक है, गरम गरम चाय है। तो हमें अपना विज्ञापन भी कुछ इस तरीके से लिखना है। दूसरा हमारा पॉइंट है स्पष्ट और संक्षिप्त, ठीक है। जो हमारी लाइनें होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए जो कि उन्हें समझ में ना आए। रेडियो विज्ञापन आमतौर पर 15, 30 या 60 सेकंड के होते हैं, ठीक है, इतने टाइमिंग के होते हैं हमारे। आपके पास बहुत कम समय होता है, इसलिए संदेश सीधा, सरल और कम शब्दों में होना चाहिए। मुख्य बात को बिना घुमाए फिराए कहे। तो मेनली आपको इसमें जो आपकी मेन बात है ना, उसे बिना घुमाए फिराए बोलना है, क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है यादगार और दोहराव, मेमोरेबल एंड रेपिटेटिव, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। आपका विज्ञापन सुनने वाले को याद रहना चाहिए, मतलब आप इस तरीके से संदेश दे, इस तरीके से लोगों को रेडियो के माध्यम से समझाए, मतलब ऐसा आपको विज्ञापन लिखना है कि एक बार व्यक्ति जो आपका विज्ञापन मतलब जो भी आपका संदेश है वो रेडियो के माध्यम से सुन लेना, तो उसे वो हमेशा याद रहे, उसकी मेमोरी में हमेशा रहे, ठीक है। रहना चाहिए एक कैची जिंगल, एक अनोखी आवाज़ या यादगार टैगलाइन का इस्तेमाल करें जिसे आसानी से दोहराया जा सके। संदेश के मुख्य बिंदु को कुछ बार दोहराने भी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको अपने जो संदेश है उसकी एक मेन हेडिंग बनानी है, और वो हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति उसे सुन रहा है ना तो उसे वो याद रहे, ठीक है। जैसे हमारी मूवीज़ होती है, उनका जो हमारी मूवीज़ के जो नाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वो अट्रैक्टिव इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक बार उसे सुन ले ना तो उसे याद रहे, वो कभी भूले ना, ठीक है। और हम उस नाम को बारंबार दोहरा भी सकते हैं, जो भी हमारी टैगलाइन होती है किसी भी संदेश की, ठीक है, जिसके ऊपर हमने वो संदेश लिखा है उसे उस बात के अंदर बारंबार दोहराया भी जा सकता है, लेकिन हिसाब से ज़्यादा बार हम उसे दोहराएंगे तो वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो आपको मेनली क्या करना है, संदेश जो आपका है उसकी एक टैगलाइन देनी है, ठीक है, एक हेडिंग देनी है मेन, जो कि व्यक्ति उसे अच्छे से याद रख पाए और उसकी मेमोरी में रहे, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है ध्वनि प्रभावों का सही इस्तेमाल। आवाज़ें और ध्वनि प्रभाव जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़, पानी गिरने की आवाज़, पक्षियों की चहचहाना विज्ञापन को जीवंत बनाते हैं और श्रोता को स्थित और समझने में मदद करते हैं। इनका उपयोग सोच समझकर और संदेश से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ना जो भी आप संदेश दे रहे हो, आप जब मतलब विज्ञापन लिख रहे हो, ठीक है, तो रेडियो के लिए तो आपको ध्वनि का भी जो मतलब एक तरीके से रोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना आना चाहिए। ये नहीं कि आपका तो खुल रहा तो दरवाज़ा है, लेकिन आप जो बैकग्राउंड वॉइस दे रहे हो वो दे रहे हो पानी गिरने की। तो जो भी आप लाइन बोल रहे हो उससे मैच होनी चाहिए जो आपकी बैकग्राउंड वॉइस है, ठीक है। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रही है वो उस जो भी आपकी टैगलाइन चल रही है उससे मैच होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर जैसे आप नॉर्मली मैं कोई भी एक सेंटेंस कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि दरवाज़ा खुला और मैं अंदर गया, ठीक है, तो जैसे ये तो नॉर्मल वे हो गया कि मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया, तो ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़े साउंड इफ़ेक्ट के साथ बोलूँ, जैसे दरवाज़ा खुला, फिर दरवाजे खुलने के पीछे से आवाज़ आई, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि मैं अंदर गया, तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो हमें जो भी हम संदेश देते हैं रेडियो के माध्यम से, उसके अंदर ना बैकग्राउंड साउंड का उपयोग करना है, उससे ना वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट संगीत और मूड। संगीत विज्ञापन में भावनाएं जोड़ता है और एक खास मूड बनाता है। तो संगीत भी हम डाल सकते हैं अपने विज्ञापन के अंदर, ठीक है, जो भी हम विज्ञापन लिख रहे हैं
जो भी हम रेडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे संदेश, उसके अंदर हम संगीत भी डाल सकते हैं, क्योंकि संगीत भी हमारा एक व्यक्ति का मूड बनाने में काम करता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके का आप संदेश देना चाहते हो विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है, विज्ञापन में जो भी आपने संदेश लिखा है और रेडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आप उस तरीके का भी कोई उसमें गाना डाल सकते हो। ठीक है, जिससे कि लोग उसे उससे रिलेट कर सके, उस संगीत को, उस जो भी आप संदेश दे रहे हो उससे रिलेट कर सके और अच्छे से समझ सके। ठीक है, जैसे अगर आप विज्ञापन के अंदर आपने कुछ उदास चीज़ें डाली है, ठीक है, तो रेडियो के ऊपर जब आप उस विज्ञापन को चला रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर एक उदास गाना डाल सकते हो। अगर या फिर आपने कोई प्रेमजनक चीज़ डाली है तो कोई प्रेम वाला गाना डाल सकते हो। ठीक है, कोई मनोरंजन वाली चीज़ डाली है तो मनोरंजन वाला गाना डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम विज्ञापन लिखें, मतलब कोई भी एक संदेश लिख रहे हैं विज्ञापन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमारा क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यमों में भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारे प्रिंट माध्यम होते हैं उनके अंदर जो भाषा है उसकी क्या भूमिका होती है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। प्रिंट माध्यमों जैसे अखबार, पत्रिका, किताबें में भाषा की भूमिका केंद्रीय होती है। मतलब जो हमारे प्रिंट माध्यम होते हैं ना, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, किताबें, तो इसके अंदर जो हमारी भाषा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, मतलब जो सबसे हमारी मेन पॉइंट होगा इनके अंदर वो हमारी क्या होगी, लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि यही एक एकमात्र साधन है जिसके जरिए सूचना, विचार और भावनाएं पाठकों तक पहुंचती है। क्योंकि यही हमारा मेन एक पॉइंट है जिसके थ्रू हम अखबार के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, पत्रिकाओं के ज़रिए भाषा को उनके अंदर लिखकर अपना जो संदेश है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो विचार है, अपनी जो सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जहां टेलीविज़न या रेडियो में दृश्य और ध्वनि भी संदेश का हिस्सा होते हैं, वहीं प्रिंट माध्यम पूरी तरह से लिखे हुए शब्दों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जो हमारा टेलीविज़न होता है उसके अंदर हम देखकर और सुनकर चीज़ें समझ लेते हैं, जो हमारा रेडियो होता है उसके अंदर हम सुनकर चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन जो हमारे प्रिंट माध्यम होते हैं ना, जैसे अखबार, पत्रिका, किताबें, इनके अंदर जो सारी चीज़ें होती है वो हमारी लिखावट पर और हमारी लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। मतलब जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है ना, जो भी भाषा लिखी हुई है, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी व्यक्ति है वो उन शब्दों को पढ़कर ही चीज़ों को समझेगा। तो जो भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो भाषा है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सबसे पहला, जानकारी का संचार। प्रिंट माध्यमों का प्राथमिक काम जानकारी देना है। तो सबसे पहले जो हमारे प्रिंट माध्यम है ना, उनका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, जानकारी प्रदान करना लोगों को। भाषा ही वह माध्यम है जिससे समाचार, विश्लेषण, लेख या कोई भी सूचना स्पष्ट, सटीक और प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंचती है। तो समाचार के ज़रिए ही हम लोगों तक कोई भी जो सूचना है वो एक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं लोगों तक। अगर भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो पाठक जानकारी को समझ नहीं पाएगा। अगर जो भी हमने उसमें भाषा का प्रयोग करा है, ठीक है, प्रिंट माध्यमों के अंदर, अगर जो वो भाषा है वो ही स्पष्ट नहीं है, वो ही सही नहीं है, तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, वो सूचना को ही नहीं समझ पाएगा जो कि हमने प्रिंट माध्यम के ज़रिए उस तक पहुँचाई है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, पाठक से सीधा जुड़ाव। प्रिंट में लेखक और पाठक के बीच कोई तीसरा माध्यम नहीं होता। तो जो हमारा प्रिंट होता है उसके अंदर लेखक, मतलब जो लिखने वाला व्यक्ति होता है, और जो पाठक होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसके बीच में ना कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, भाषा ही लेखक की एक आवाज़, शैली और व्यक्तित्व को पाठक तक पहुंचाती है। तो जो भाषा है वो ही एक मेन पॉइंट होता है जिसके ज़रिए जो हमारा लेखक है, जो भी वो अपनी बात कहना चाहता है, वो पाठक तक पहुंचा सकता है। अच्छी भाषा पाठक को विषय से जोड़े रखती है। तो अगर हम एक अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे तो जो पाठक है वो पाठ से जुड़ा रहता है और उसे पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, हम मेनली उस चीज़ को पढ़ते हैं जिससे पढ़ने में हमें क्या है, आनंद आए, हमें वो अच्छी लगे, हमें वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है, विश्वसनीयता और अधिकारिता। ठीक है,
अखबार और पत्रिका अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। यहाँ इस्तेमाल की गई शुद्ध, सटीक और संतुलित भाषा उस माध्यम की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। गलत या अस्पष्ट भाषा जानकारी को संदिग्ध बना सकती है। अब जो भी हमारा अखबार होता है उसके अंदर जो भी जानकारी लिखी जाती है वो एकदम सही होती है ना, वो गलत नहीं होती ना कभी भी, ठीक है। तो जो हमारे अखबार होते हैं, जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, उसके अंदर अगर हम भाषा ही गलत उपयोग कर रहे हैं तो उससे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। लोग सोचेंगे यार जब इसके अंदर जो ये भाषा है, ये जो वर्ड्स है ये ही गलत लिखे गए हैं, तो जो ये हमें संदेश देना चाहते हैं ये सही कैसे होंगे, ठीक है। तो भाषा शैली इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है मनोरंजन और प्रेरणा, ठीक है। कहानियाँ, कविता, निबंध और फीचर लेख पाठकों का मनोरंजन करते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये एक तरीके से लोगों का मनोरंजन करने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। यहाँ भाषा, कलात्मक और रचनात्मक उपयोग किया जाता है ताकि पाठक भावनाओं से जुड़ सके और प्रेरित हो सके। तो इनके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी वे में लिखी जाती है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक तरीके से भावनाओं से, जो भी मतलब लेखक हमारा कहना चाहता है ना, उसकी भावनाओं से जुड़ सके और उस चीज़ से प्रेरित हो सके, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि भैया आप इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हो, ठीक है। मेनली जो आपका पेपर है वो 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट्स में लिख रखे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन है ना इनके जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में लिखे गए हैं, लेकिन आपको 15 मार्क्स में लिखना है, मतलब मिनिमम आपको 3 पेजेस भरने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने डिटेल में सारी चीज़ें समझ रखी होगी तो आप आराम से 3 पेजेस तो भर ही दोगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाल में की गई यात्रा का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत का एक तरीके से मतलब यहाँ पे बोला गया है समरी, ठीक है। मतलब आपने करंट में जो भी यात्रा करी है, ठीक है, आप मतलब हाल ही में कहीं पर भी घूमने गए थे तो आपको ना उस चीज़ की ना एक तरीके से समरी लिखनी है। आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अनुभव करी, क्या क्या चीज़ें देखी, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है। मैंने साइड में लिख भी रखा है, आपको यहाँ पे एक तरीके से समरी की फॉर्म में सारी चीज़ें लिखनी है जो भी आपने यात्रा के दौरान करी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप शिमला घूमने गए, ठीक है, अभी करंट में आप शिमला घूमने गए, तो आपने शिमला की यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ों का अनुभव करा, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो उन सारी चीज़ों को आपको एक समरी की फॉर्म में लिखना है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे शिमला के ऊपर लिखो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो जिसकी आपने यात्रा करी है अभी करंटली में, मतलब अभी हाल ही में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है साक्षात्कार लेखन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि साक्षात्कार लेखन का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। साक्षात्कार लेखन का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ की गई बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना। तो साक्षात्कार लेखन का मतलब मेनली ये होता है कि हमने किसी से भी बातचीत करी है ना, मतलब दो लोगों के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसे एक तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत करना दूसरे लोगों के सामने, ठीक है। तो उसे साक्षात्कार लेखन कहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरव्यू लेने वाला साक्षात्कार करता होता है और इंटरव्यू देने वाला साक्षात्कार होता है, ठीक है। मतलब दो व्यक्ति होते हैं इसमें, एक तो मतलब इंटरव्यू की तरह होता है मेनली। जैसे इंटरव्यू लेने में दो हमारे व्यक्ति होते हैं मेनली, एक तो वो व्यक्ति होता है जो इंटरव्यू लेता है और एक व्यक्ति वो होता है जो इंटरव्यू देता है। तो जो हमारा इंटरव्यू लेता है उसे कहते हैं साक्षात्कारकर्ता, और जो हमारा इंटरव्यू व्यक्ति देता है उसे कहते हैं साक्षात्कार, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसे एक तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसे बोलेंगे हम साक्षात्कार लेखन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरव्यू देने वाले के विचार, अनुभव, राय या किसी खास विषय पर उसकी जानकारी को पाठकों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना पॉडकास्ट, किसी बड़े यूट्यूबर का
पॉडकास्ट होता है तो जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें फेस करी है, ठीक है, अपने सारे अनुभव को बताता है, अपने लाइफ के अंदर जितने भी सारी प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या उसकी लाइफ की मेमोरीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को वो पॉडकास्ट में बताता है। ऐसे ही हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को, मतलब सारी चीज़ों को शेयर करता है ना, इंटरव्यू जो लेता है उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है हमारा साक्षात्कार लेखन का, उसका क्या होता है कि जो भी वो व्यक्ति है उसके जो अनुभव है, ठीक है, उसके जो विचार है, ठीक है, किसी खास विषय पर भी हो सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ पर हो सकते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। अगर आसान शब्दों में इसे समझे तो इसका मतलब क्या होता है, आधार बातचीत। सबसे पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, इसमें सवाल जवाब होते हैं। तो एक तरीके से इसमें जो हमारा व्यक्ति होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है लिखित प्रस्तुति। उस बातचीत को फिर अखबार, पत्रिका, वेबसाइट या किताब के लिए लेख रूप में लिखा जाता है। फिर जो भी उनके बारे में बातचीत हुई है ना, उनके बीच में उस विषय के बारे में जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो भी उन्होंने अपने विचार अनुभव शेयर करे हैं, उस सारी चीज़ों को एक लिखित रूप में लिख के रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर वो जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचती है। थर्ड हमारा पॉइंट है मकसद। अब इसका मेनली हमारा मकसद क्या होता है, किसी खास व्यक्ति जैसे कलाकार, नेता, वैज्ञानिक के बारे में जानकारी देना, ठीक है। आगे है हमारा किसी घटना या विषय पर विशेषज्ञ की राय जानना, ठीक है। किसी व्यक्ति के अनुभव या प्रेरणादायक कहानी को साझा करना। तो ये सारे हमारे इसके क्या है, मकसद है कि सामने वाले व्यक्ति की क्या भावना है, उसके क्या विचार है, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में क्या क्या उसने प्रॉब्लम फेस करी है, ठीक है, क्या क्या उसकी कहानी है, जिससे लोगों को एक तरीके से क्या मिले, मोटिवेशन मिले। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन क्यों आवश्यक है। तो जनसंचार माध्यम हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी मीडिया, ठीक है, मास मीडिया को जनसंचार कहते हैं। और रचनात्मक लेखन के अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती है, कविता, कहानियाँ, ठीक है। तो मास मीडिया के अंदर इन कविता, कहानियों को क्यों लिया जाता है, मास मीडिया के अंदर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह केवल जानकारी देने से कहीं अधिक काम करता है, ठीक है। क्योंकि जो रचनात्मक लेखन है वो खाली जानकारी प्रदान नहीं करता, उससे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्रदान करता है, किसके अंदर, जनसंचार माध्यमों के अंदर। चलिए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है आकर्षण और जुड़ाव, ठीक है, आकर्षण और जुड़ाव। यह दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों का ध्यान खींचता है और उन्हें सामग्री से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। केवल तथ्य बोरिंग हो सकता है, रचनात्मक उन्हें जीवंत बनाती है। तो अगर जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है मीडिया का, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैं कुछ भी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी एक संदेश शेयर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं उसे नॉर्मली बोल के बता रहा हूँ तो वो ना लोग उसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा ना बोर हो सकते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे ना किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, तो लोग उसे डायरेक्टली देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, अगर उन्हें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो वो सुनेंगे, नहीं तो उसे बैक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस जो भी मैंने टॉपिक के ऊपर स्टोरी बनाई थी उसके अंदर थोड़े थोड़े क्लाइमैक्स डाल दूँ, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट डाल दूँ, तो जो लोग बाग है ना वो उस वीडियो को फिर पूरा देखेंगे, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है उस पूरी वीडियो को देखने में। तो जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें आकर्षित लगती है कुछ भी चीज़ें, वो तभी उस चीज़ को पूरा देखते हैं, नहीं तो उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो जो रचनात्मक लेखन है वो जनसंचार के अंदर क्या करता है, आकर्षण और जुड़ाव रखता है। अगर इसके अंदर रचनात्मक लेखन के मतलब जनसंचार के अंदर हमारा रचनात्मक लेखन नहीं होगा ना, तो उससे क्या होगा, हमारा मेनली लोगों का जो आकर्षण है वो उसके प्रति नहीं बढ़ेगा और जो लोग हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है मनोरंजन। यह माध्यमों को सूचना के साथ साथ मनोरंजन का भी स्रोत बनाता है। मैंने अभी आपको बताया रचनात्मक लेखन जो हमारी मास मीडिया है, हमारे जनसंचार है, उसके अंदर लोगों को क्या प्रदान करता है, मनोरंजन भी प्रदान करता है, ठीक है, मनोरंजन प्रदान करता है।
तीसरा हमारा पॉइंट है यादगार संदेश। रचनात्मक लेखन संदेशों को यादगार बनाता है। विज्ञापन, जिंगल या कहानी के रूप में दी गई बातें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ है, जैसे क्लास में एक टीचर है तुम्हारी, उसने बोर्ड के ऊपर ना 5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे, जिनका मतलब ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो तुम्हें याद नहीं होंगे प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन एक तुम्हारी दूसरी टीचर है, उसने बोर्ड के ऊपर 5 पॉइंट लिखे, फिर कहानी बना के उन पाँचों पॉइंटों को तुम्हें एक याद करा दिया, तो वो चीज़ तुम्हें जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन भी यही काम करता है। जो भी संदेश हम जनसंचार के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं ना, वो रचनात्मक लेखन से अगर जुड़ा होगा हमारा जो जनसंचार है, तो जो वो संदेश है वो लोगों को याद रहेगा एक लंबे समय तक। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है जटिल विचारों का सरलीकरण। यह जटिल या शुष्क विचारों को सरल, सुलभ और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिससे वह व्यापक दर्शकों तक पहुँचे। मतलब जो हमारे डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट संदेश होते हैं ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कठिन वे में बातें डिस्क्राइब करी गई है जिन संदेशों के अंदर, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ये सरल बना देता है। कौन? रचनात्मक लेखन। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है प्रभाव और प्रेरणा। रचनात्मक लोगों की सोच, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित और प्रेरित करता है। तो जो रचनात्मक लेखन है वो लोगों को प्रभावित करता है और उन्हें प्रेरणा देता है। ठीक है, वह सामाजिक संदेश हो या किसी उत्पाद का प्रचार, चाहे वो मतलब सूचना हमारी समाज का कोई संदेश के बारे में हो, ठीक है, समाज की कोई सूचना हो या फिर किसी भी चीज़ का प्रचार हो, वो उसे जो रचनात्मक लेखन है वो लोगों को ना उस चीज़ के प्रति प्रभावित करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा पहचान निर्माण। माध्यमों जैसे चैनल या ब्रांड को एक अद्वितीय पहचान और आवाज़ देता है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो जो रचनात्मक लेखन होता है वो जो हमारे चैनल होते हैं या फिर कोई ब्रांड होते हैं, उन्हें एक अलग पहचान भी प्रदान करता है, जो कि मार्केट के अंदर जो चीज़ें मौजूद है ना, वो उन्हें उस चीज़ से अलग दिखाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट माध्यम के लिए यात्रा वृत्तांत लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो जब हम प्रिंट माध्यम के द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, मतलब प्रिंट माध्यम के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे अखबार, किताब, पत्रिकाएं। ठीक है, उनके अंदर जब हम यात्रा के बारे में वृत्तांत लिखते हैं, मतलब किसी यात्रा के ऊपर समरी लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं यात्रा के ऊपर प्रिंट माध्यमों के अंदर, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको उन बातों के बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। प्रिंट माध्यमों के लिए यात्रा वृत्तांत लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो कौन कौन सी वो बातें हैं। सबसे पहली हमारी बात है विस्तृत वर्णन। चूँकि पाठक देख नहीं सकते, इसलिए स्थानों, दृश्य, अनुभव और भावनाओं का शब्दों में जीवंत और विस्तृत वर्णन करें ताकि पाठक अपने मन में तस्वीर बना सके। अब सिंपल सी बात है, हम किसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, किसी यात्रा को एक समरी की फॉर्म में हमने लिख दिया किसी अखबार के अंदर और कोई व्यक्ति उसे पढ़ रहा है, तो हमें वो जब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक उसमें जो सारी बातें हैं ना वो एकदम डीपली पॉइंट में नहीं लिखी होंगी। मतलब हमें ना उसके अंदर सारी चीज़ें शेयर करनी है। जैसे हमने किसी यात्रा के बारे में जो भी चीज़ें लिखी है, उसके सारे स्थानों के बारे में, जो भी उन्होंने दृश्य देखे उसके बारे में, ठीक है, सारे अनुभव के बारे में, जो भी उनकी भावना थी उस स्थान के प्रति उसके बारे में। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें शब्दों के अंदर डालते हैं ना, तो सारी चीज़ें रियलिस्टिक लगती है। जो भी व्यक्ति उस पाठ को पढ़ रहा होता है, उस चीज़ को समझ रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो उस जगह की यात्रा कर रहा है। ठीक है, और अगर हम ये सारी चीज़ें उस संदेश के अंदर डालते हैं जो कि हम प्रिंट माध्यम के द्वारा दे रहे हैं लोगों को, तो उससे क्या होता है, जो भी पाठक हमारा मतलब जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उस चीज़ को, वो उसका ना अपने मन में चित्र बना लेता है। मतलब पढ़ के उसे ऐसी लगती है सारी चीज़ें कि जो सारी चीज़ें वो उसके आसपास है। ठीक है, वो मतलब इमेजिनेशन कर लेता है अगर हम पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों का डिस्कस करते हैं तो। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है अनुभवों का महत्व। केवल जगहें नहीं बताए बल्कि अपनी निजी अनुभव, भावनाएं, ठीक है,
मुलाकातों और सीख को भी शामिल करें। इससे वृत्तांत विश्वसनीय और रोचक बनता है। अब सिंपल सी बात है कि खाली हमें जगह के नाम नहीं बताने, हमें जगह के नाम के साथ अपने अनुभव भी शेयर करने हैं कि हमें उस जगह में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या खराब लगा, ठीक है, हमारी किन किन लोगों से मुलाकात हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। मतलब यात्रा करते दौरान आपने जहाँ पर भी यात्रा करी है, अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें खराब लगी, मतलब अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस डिस्कस करना है, ठीक है, क्योंकि ये उस चीज़ की अट्रैक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरा हमारा पॉइंट है संक्षिप्त और प्रवाह। कहानी में प्रवाह बनाए रखें, मतलब एक तरीके से फ्लो बनाए रखना है हमें कहानी के अंदर। अनावश्यक विवरणों से बचे, जो तुम्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है, उन्हें आप हटा सकते हो। जानकारी पूर्ण होने के साथ साथ लेखन पठनीय होना चाहिए। मतलब जानकारी पूर्ण, मतलब हमें ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनके थ्रू लोगों को जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है ज्ञानवर्धक तत्व। यात्रा से जुड़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक जानकारी को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें। मतलब जो भी आप जिस भी जगह पे गए थे उस चीज़ से रिलेटेड जो भी ऐतिहासिक बातें हैं, जो भी सांस्कृतिक बातें हैं, जो भी भूगोलिक बातें हैं, उन्हें ना एक रोचक तरीके से प्रस्तुत करें। क्योंकि जब आप एक अट्रैक्टिव वे में लोगों के सामने उस चीज़ों को प्रस्तुत करोगे ना, तभी लोग उसे पढ़ेंगे, नहीं तो उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है शीर्षक और उपशीर्षक। आकर्षक शीर्षक और उपशीर्षक का प्रयोग करें जो पाठक को पढ़ने के लिए प्रेरित करे और लेख को व्यवस्थित रखे। मतलब आपको उसके अंदर क्लाइमेक्स डालते रहना है, मतलब जो भी आपने लिखा है, तभी जो व्यक्ति है हमारा, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो उसको पूरा कंप्लीट करेगा, अन्यथा वो पूरा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है भाषा शैली। भाषा का जो आपको उपयोग करना है उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सरल होनी चाहिए, ठीक है, कठिन नहीं होनी चाहिए। सातवां हमारा पॉइंट है निष्कर्ष। यात्रा का सारांश या उससे मिली सीख को अंत में प्रभावशाली ढंग से लिखें। मतलब जो आपने यात्रा करी थी उससे आपको क्या सीख मिली, जो भी आपको ओवरऑल उससे व्यू मिला ना, वो आपको निष्कर्ष में लिखना है कि आपको क्या क्या सीख मिली उस यात्रा के दौरान, ठीक है, और वो एक प्रभावशाली ढंग से लिखनी है, मतलब एक अट्रैक्टिव वे में लिखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है फिल्मी पटकथा के लिए संवाद लिखिए। तो आपको फिल्मी पटकथा के लिए क्या लिखना है, संवाद लिखना है। तो मैंने ना अलग अलग दृश्य ले रखे हैं, तो आप कोई से के भी ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा दृश्य है एक तनावपूर्ण बहस पिता और बेटी के बीच में, ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या है, एक तनावपूर्ण बहस। मतलब बहस हो रही है किसके बीच में, पिता और बेटी के बीच में। पिता आंखों में गुस्सा, तुमने फिर वही किया अनामिका, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। पिता बोलते अपनी बेटी से कि तुमने फिर वो कर दिया, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती। अनामिका कमर पर हाथ रखकर गुस्से से, क्योंकि आपकी बात सिर्फ आपके नियम है पापा, और मुझे सांस लेनी है। मतलब पापा आपकी बातों में ना खाली आपके नियम होते हैं और मुझे आपके नियम फॉलो नहीं करने, मुझे आराम से सांस लेनी है, अनामिका कहती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के ऊपर संवाद लिख रखे हैं फिल्मी वे में, ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हो उसमें से, ठीक है। दूसरा है हमारा दोस्ती का पल। दो दोस्त कैफ़े में। तो दो दोस्त को कैफ़े में बैठे होते हैं, एक का नाम अर्जुन होता है और एक का नाम कबीर होता है। अर्जुन बोलता है कि तुझे वो याद है कि जब मैंने मैम की जो कुर्सी थी वो छिपा दी थी, ठीक है। और फिर कबीर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, अब मतलब तूने जब कुर्सी थी वो दुबका दी थी और जो अपनी सारी गलती थी वो मेरे सिर मढ़ दी थी, मतलब मेरे ऊपर थोप दी थी, ठीक है। आगे हमारा दृश्य 3 में प्यार का इजहार, लड़की लड़का बारिश में, ठीक है। तो मतलब ये भी मतलब एक फिल्मी वे में लिखा गया है। जैसे राहुल, पता नहीं कब कैसे पर सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है प्रिया। प्रिया बोलती है राहुल, ठीक है। तो ये भी एक संवाद हो गया। तो जो ये सारे संवाद लिखे गए ना, मतलब एक तरीके से बातचीत लिखी गई है, वो एक फिल्मी वे में लिखी गई है, ठीक है। फोर्थ हमारा है रहस्य और धमकी। अंधेरा कमरा, अजनबी आवाज़। तो अंधेरे कमरे में एक अजनबी आवाज़ आती है, ठीक है। अजनबी आवाज़ क्या आती है, खेल अभी शुरू हुआ है मास्टर वर्मा और आप नहीं जानते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। फिर
मास्टर वर्मा बोलते हैं तुम कौन हो, मतलब आवाज़ आ रही है, कोई दिख नहीं रहा और वो बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। ठीक है। दृश्य 5 है हमारा उम्मीद और संघर्ष। एक पुरानी इमारत के सामने, एक पुरानी इमारत के सामने नेहा आसमान के नीचे खड़े होकर बोलती है कि शायद यह नामुमकिन है रोहन, पर मुझे एक आखिरी कोशिश करनी है। ठीक है। फिर रोहन बोलता है चलो हम दोनों साथ मिलकर कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने 5 तरीके के फिल्मी वे में संवाद लिख रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है संवाद के ऊपर, जैसे किसी नारी विमर्श आधारित टीवी धारावाहिक के लिए संवाद लिखिए। मतलब नारी विमर्श का मतलब होता है वुमेन डिस्कशन। तो कोई आपको एक ऐसा सीरियल उठा लेना है मेनली जिसके अंदर जो औरत है उनका जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है। और उसके ऊपर ही आपको क्या लिख देना है, संवाद लिख देना है। संवाद मेनली आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। जो मतलब जो भी व्यक्ति अपनी बात बोल रहा है ना, उसका पहले नाम लिखो, फिर उसके सामने उसकी बात लिख दो। जैसे इस वाले में देखो अर्जुन, अर्जुन क्या बोलता है, यार याद है स्कूल में जब तूने टीचर की कुर्सी छिपा दी थी। ठीक है। तो मतलब जो भी व्यक्ति जिस बात को बोल रहा है पहले उसका नाम, फिर उसकी लाइन, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम, फिर उसकी लाइन, इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, आज की राजनीति विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। मतलब आज की राजनीति को लेकर ये हमारा टॉपिक है और दो मित्रों के बीच ना इस टॉपिक को लेके बातचीत चल रही है, तो उसके ऊपर आपको संवाद लिखना है। ठीक है। तो ये तीनों एक तरीके से सेम है, तीनों के अंदर ही संवाद है। ठीक है। बट टॉपिक अलग अलग। के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको नोट्स को परचेज कर लेना है। ठीक है। नोट्स को परचेज करके जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करोगे आप पेपर में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख पाओगे। ठीक है। तो नोट्स को परचेज करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो और पेपर में फोड़ के आओ। लास्ट के 1-2 आपके पेपर बचे हुए हैं, इसमें अपना 100% दे दो, क्योंकि अगर इसमें भी आप अपना 100% दोगे तो पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। आपको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे अपने। ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और अपना पूरा 100%। एट दी एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन्हें यही नहीं पता कि यार अगला पेपर किस चीज़ का है। ठीक है। और वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है। और ये मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टर मोहित ठाकुर के नाम से, तो आप इसे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं अपने इंस्टाग्राम पर देता हूँ। आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाएगी कि अगली जो सब्जेक्ट की वीडियो है ना वो किस टाइमिंग पर आने वाली है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक बाय बाय।